हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो देखेंगे दिल्ली पुलिस के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें पढ़ेंगे, मैथ्स के। आज हम जो देखने वाले हैं कौन सा पेपर है, ये 5 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। उसके क्वेश्चन देखेंगे, मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे। चलिएगा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया है आपसे कि 0.0625 का मान क्या होगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए पूछा गया है। अगर मैं आपसे सिंपल सा पूछूं 625 की और बात करूं, 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25 होगा। तो 625 का वर्गमूल तो 25 होगा। और यहाँ पर डेसिमल के बाद या दशमलव के बाद कितनी डिजिट है, 4 डिजिट आती है दशमलव के बाद। अगर मैं इसका वर्गमूल लूंगा तो दशमलव के बाद कितनी डिजिट होगी, 2 डिजिट होगी। तो इसका आंसर मैं कह सकता हूँ 0.25 इसका आंसर होगा। चलिएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है दे रखा है, इसके अंदर 1 से 20 तक का योग निकालना है। 1 से 20 तक की संख्याओं का योग निकालना है और उसे 7 से भाग करना है, और आपसे पूछा है क्या आंसर होगा। देखिएगा, पहले मैं बता देता हूँ n प्राकृत संख्याओं का योग। n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। एक फॉर्मूला होता है n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 और कितना n, जितनी भी संख्याएं होंगी तो n प्लस में 1 बटे में 2, ये इसका आंसर होगा। n यहाँ पर जो होती है ये कुल संख्याएं होती है, कुल संख्या। अब देख लेते हैं 1 से 20 तक, तो यहाँ पर कुल संख्या कितनी है, 20 है। तो योग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, n की वैल्यू कितनी है, 20 और गुणा में 21 इसमें रख दिया मैंने, और डिवाइडेड बाय 2। 2 से इसे भाग करूँगा 10 आएगा। कितना आ गया, 210 आया। 1 से 20 तक की संख्याओं का योग तो आया 210, और उसने बोला है 7 से भाग करना है। अगर मैं इसे 7 से भाग कर देता हूँ, 210 को अगर मैं 7 से भाग करूँगा तो 7 या 21, कितना आंसर आएगा, 30। तो ये हमारा आंसर होगा। देखिएगा स्टूडेंट, हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 2/3 से बड़ी है। आपसे पूछा गया 2/3 से इनमें से कौन सी भिन्न है। हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1/2, 3/7, 4/7 और 6/7 दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चनों को। तो हम पहले निकाल लेते हैं इसके अंदर 2/3। तो इस भिन्न को हम निकालते हैं। पहले ऊपर वाली संख्या को ऐसा लिखना है, उसके बाद इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 1 से इसे भाग कर देना है 2। मैं ये चेक करूंगा कि 2 से बड़ी संख्या कौन सी आएगी इसके अंदर। पहला ऑप्शन हमारा 1 है, और इन दोनों का अंतर कितना है, 1। जब मैं इसे भाग करूंगा तो आएगा 1। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 3/3। ऊपर वाली संख्या ऐसी लिखी और इन दोनों का अंतर लिया 4। जब मैं इसे 4 से भाग करूंगा तो 0.75 आएगा 4 से भाग करने के बाद। इसी तरह मैं सी की ओर चलता हूँ, 4 लिखा मैंने और इन दोनों का अंतर कितना है, 3। 3 से जब मैं इसे भाग करूंगा तो कितना आएगा, 1.33 आएगा। इसी तरह मैं डी ऑप्शन ले लेता हूँ। डी को 6 है और इन दोनों का अंतर कितना है, 1। तो ये कितना है, 6। तो अब मैं देखो 2 से बड़ी संख्या कौन सी है इसके अंदर, 1 2 से बड़ा नहीं है, 0.75 नहीं है, 1.33 नहीं है, तो कितना है, 6 2 से बड़ा है। तो 2/3 से बड़ी भिन्न जो होगी हमारी वो 6/7 होगी। कौन सी होगी, 6/7 होगी। चलिएगा, आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है कि 2, 3, 4 तथा 6 से विभाजित करने पर शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि वो संख्या जिसे मैं 2 से भाग करूं, 3 से भाग करूं, 4 से और 6 से भाग करूं, और प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 1 शेष बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले हम 9 या 3 देख लेते हैं। तो इसके अंदर कितना है, 3। अब 3 का मुझे रूल पता है भाग करने का। 3 का भाग करने का क्या नियम होता है, अंकों का योग 3 से भाग होगा। मतलब वो संख्या 3 से भाग हो सकती है जिनके अंकों का योग क्या होगा, 3 से भाग होगा। मैं देख लेता हूँ, जैसे 6, 7 लिखा मैंने, इनके अंकों का योग कितना है, 6 और 7, कितना हुआ, 13। तो ये संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगर मैं इसमें 6, 7 और 2 लिख लेता हूँ, 6, 7, 13 और 2, 15,
अब 15 को मैं 3 से भाग करूंगा तो ये 3 से भाग हो जाएगी, तो ये संख्या क्या होगी, 3 से भाग हो जाएगी। इसी तरह मैं देख लेता हूँ शेष निकालने के लिए कि अगर मैं बात करूं कि 6 7 को अगर मैं 13 को 3 से डिवाइड करता हूं, मतलब 13 को 3 से अगर मैं भाग करूंगा तो 13 को 3 से भाग करने पर शेष कितना बचेगा। शेष अगर मैं पूछूं आपसे कितना बचेगा, 3 से भाग करूंगा तो शेष बचेगा 1। कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। तो मैं ये कंडीशन यही देख लेता हूँ, इस तरह का रूल अप्लाई करके देख लेता हूँ इस आंसर के अंदर। देखो 1 और 9 अंकों का योग कितना है, 9 है, तो इसका मतलब ये 3 से भागोगी, ये संख्या 3 से भागोगी, लेकिन उसने बोला है 1 शेष बचना चाहिए। ठीक है, 1 और 5, 1 और 5 को जोड़ूंगा कितना आएगा, 6, ये भी 3 से भाग हो जाती है। 1 और 9 को जोड़ता हूँ 10, 10 को अगर मैं 3 से भाग करता हूँ तो शेष बचता है 1, तो इसमें 1 शेष बचेगा, ये संख्या हो सकती है हमारी। 1 और 7 दोनों को जोड़ूंगा 8, 8 को मैं 3 से भाग करूंगा 2 शेष बचेगा, तो ये संख्या भी नहीं होगी। उसने पूछा 1 शेष बचना चाहिए, कितना शेष बचना चाहिए, 1, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1009 होगा। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो, जिसे मैं 2 3 4 और 6 से भाग करता हूं तो 1 शेष बचता है प्रत्येक दिशा में। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है आपको 3.2 इंटू में 3.2 प्लस में 2.7 गुणा में 2.7 प्लस में 3.2 गुणा में 2.7, और नीचे दे रखा है 3.2 की 3 बार गुणा कर रखी है और इधर 2.7 की 2 बार गुणा कर रखी है। ठीक है ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है अगर 3 बार गुणा होती है, 3 बार इधर और 3 बार इधर, तो मैं देख लेता हूँ बीच में क्या है। अगर बीच में माइनस है तो माइनस करना होता है और बीच में प्लस है तो प्लस करना होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। कैसे, देखो ये नीचे दे रखा है 3 बार गुणा 3 बार, तो मैं ऊपर 1 लिखूंगा और नीचे क्या करना है, अगर ये माइनस है तो माइनस करना है। 3.2 में से मैं 2.7 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 1/0.5 आ जाएगा। कितना आएगा, 0.5। जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो क्या लगेगी, ऊपर लगेगी, और मैं 10 को 5 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिएगा आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 30% कम है। उसने बोला एक संख्या ए है बी से कितने प्रतिशत कम है, 30%। तो मैं मान लेता हूँ बी को मान लेता हूँ 100, और ये इससे 30% कम होगी तो ये कितनी होगी, 70 होगी। जब मैं इसका अनुपात लूँगा तो ये आ जाएगा 7:10। इतना बताओ क्लियर है क्या। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे उसने बोला बी 150 से 20% अधिक है। बी की जो वैल्यू दे रखी है उसने कहा है 150 से कितनी अधिक है, 20% अधिक है, मतलब 100 से 20% अधिक है। तो ये 120% हो गई 150 का, तो 0 से मैं 0 काट लूँगा तो ये आ जाएगा 12 पंजे 60, कितना बचा 6, 12 कम 12 और 6 18, 180 आ गई। तो बी हमारी कितनी है, 180 है, और हमें पता है बी की जो वैल्यू है वो 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 10 यूनिट की वैल्यू बराबर हो गई 180 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 180/10। जब मैं इसे 10 से भाग करूँगा तो आएगा 18। हमें क्या निकालना है, उसने कहा ए का मान निकालना है, और ए का मान निकालने के लिए मैं 18 की गणना इसमें कर दूंगा। तो 18 की गुणा 7 में करूँगा तो कितना होगा, 18 7 126 होता है। कितना होगा, 126। यही हमारा आंसर होगा। देखो दोस्तों, अगर मेरा सेशन समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है ना, चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है आपको कि यदि ए की वैल्यू दे रखी है 5/4 बी और बी की वैल्यू दे रखी है 2/10 सी, तो उसने पूछा ए बी सी का अनुपात कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं बी को इस ए के नीचे लेकर आता हूँ, ए बटे में बी होगा और ये होगा 5/4। ठीक है, इसी तरह मैं बी के नीचे क्या लेकर आता हूँ, ये सी की वैल्यू लेकर आता हूँ, सी को लेकर आता हूँ, तो ये होगा 2/10। अब मैं सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में देखता हूँ कॉमन क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर b है और यहाँ पर भी b है, यहाँ पर b की वैल्यू 4 है और यहाँ पर b की वैल्यू 2 है, तो मैं दोनों को बराबर कर लेता हूँ। जब ये b की वैल्यू 2 है, इसे 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी इसकी, और जब मैं 2 से गुणा करूँगा ऊपर भी गुणा करूँगा और नीचे भी गुणा करता हूँ तो 2 से, तो ये होगा 4 बटे में कितना होगा, 20 होगा। अब a की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अगर मैं बात करूँ अनुपात में तो a की वैल्यू हो गई 5 और b की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, और c की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। तो यही हमारा आंसर होगा।
बहुत ही आसान सा है, चलिए नोट कीजिए। बिल्कुल आसान सा पेपर आएगा, आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसान पेपर आने वाला है एग्जाम में। लेकिन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहना है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 खिलाड़ी और उसके प्रशिक्षक की औसत आयु 33 वर्ष है। मतलब टोटल कितने हैं, 12 है टोटल, और टोटल की औसत आयु कितनी दे रखी है, 33 वर्ष दे रखी है टोटल। आगे उसने कहा है पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष है। पहले 5 की कितनी दे रखी है, 29 वर्ष दे रखी है। और तथा शेष 6 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। शेष 6 की कितनी है, 30 वर्ष है। और पूछा है प्रशिक्षक की आयु कितनी होगी, वर्षों में निकालनी है प्रशिक्षक की आयु। जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 29 में से मैं क्या माइनस करूंगा, 33 माइनस करूंगा, तो ये आएगा -4। इसी तरह मैं 30 में से 33 माइनस करूंगा तो ये आएगा -3। अब मैं इसकी गुणा इसमें करूंगा, 4 पंजे 20, ठीक है। 3 की गुणा इसमें करूंगा, 6 18, कितना आया, -20 और -18। माइनस माइनस हमेशा जोड़ा जाता है, तो कितना होगा, ये 38 होगा, 38 होगा, वो भी माइनस के। अब ध्यान रखना, पहले मैं देख लेता हूँ, ये 12 है और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया, 11। अगर इन दोनों को जोड़ने पर इससे कम आता है तो मैं अपोजिट चीज़ें करूँगा। अपोजिट का मेरा मतलब ये होगा कि अगर माइनस है तो मैं इस संख्या में, इस टोटल कुल औसत में क्या करूँगा, ये कुल औसत होता है हमेशा, कुल औसत। अगर ये 12 से कम है तो मैं इसे कुल औसत में जोड़ दूंगा। अगर यहाँ पर माइनस आया तो कुल औसत में जोड़ दूंगा, और यहाँ पर प्लस आता तो मैं कुल औसत में से घटा देता। अभी क्या आया, माइनस, तो मैं क्या करूँगा, कुल औसत में से जोड़ दूंगा। 33 को मैं 38 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 11 और 1 7, तो कितना है, 71 वर्ष। कितना आया, 71 वर्ष। तो ये प्रशिक्षक की आयु होगी 71 वर्ष, यही आपसे पूछा गया है। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दे रखा है। उसने कहा है कि 8,000 रुपये पर 2.5% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। तो मूलधन कितना दे रखा है, इसके अंदर मूलधन दे रखा है 8,000। मूलधन कितना है, 8,000 दे रखा है। और आर या दर कितनी दे रखी है हमें, ये 2.5% दे रखी है दर, ठीक है। जब भी आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए, 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट में दर बटे में 100 और पावर 2, ठीक है। उसने अंतर पूछा है तो अंतर निकालने के लिए मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है हमें 8,000, ठीक है। आर की वैल्यू दे रखी है 2.5% और नीचे लिखूंगा 100, ठीक है, और ऊपर पावर 2। जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 नीचे आ जाएगी, तो ये होगा 8,000, और जब मैं इसे काटूंगा 25 से तो कितना आएगा, 40, और 40 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा, 1600 आएगा 40 का स्क्वायर। तो 2 0 से 2 0 काट दूंगा, 16 पंजे 80, 5 आया, कितना आया, 5। तो अंतर आया हमारा 5 रुपये। कितना अंतर आया, 5 रुपये। तो यही हमारा आंसर है ना, बिल्कुल इजी सा। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना, बहुत बार पूछा जाता है इस फॉर्मूले से क्वेश्चन। आपको याद करना है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, अंतर बराबर मूलधन ब्रैकेट में आर बटे में 100 की पावर कितनी, 2। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसने कहा यदि 40 कुर्सियाँ 10,000 रुपये में खरीदी गई तो 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपये में कितनी कुर्सी बेची जाएगी। तो 10,000 में 40 कुर्सियाँ खरीदी गई थी और 60% लाभ पर बेच दी गई, इसका मतलब 160% में बेच दी गई। तो मैं लिखूंगा 40 कुर्सियों का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य तो कितने में बेची गई, 60% के लाभ पर, मतलब 160% में बेच दी गई। तो ये 40 कुर्सियों का विक्रय मूल्य आया 16,000 रुपये। कितना, 16,000 रुपये। मैं देखूंगा 1 रुपये में कितनी कुर्सी आएगी। तो 1 रुपये में कुर्सी आएगी 40 बटे में 16,000।
क्योंकि उसने पूछा है आपसे 10,000 में कितनी कुर्सी बेची जाएगी। तो 1 रुपये में 40/16,000 कुर्सी बेची जाएगी, तो 10,000 पूछा है, तो मैं 10,000 से गुणा करूँगा इसकी, तो 40 में कितना 16,000 होगा और गुणा में 10,000 होगा। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गई। ठीक है, जब मैं इसे 4 से काटूंगा, 4 धाम 40 ये होगा, और 4 से इसे काटूंगा तो कितना आएगा 16, और 10 की 10 में गुणा करूंगा 100, और 100 को जब मैं काटूंगा 4 से तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना आएगा 25। इसका मतलब ये हुआ 10,000 में 25 कुर्सियाँ बेची जाएगी। कितनी कुर्सी बेची जाएगी 10,000 के अंदर? 25 कुर्सी। चलिएगा आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो मैं क्रय मूल्य मान लेता हूँ 100, मैंने क्रय मूल्य कितना मान लिया 100 रुपये मान लिया, और अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य को MP बोला जाता है। तो उसने 30% अधिक अंकित कर दिया, कितना होगा 130 होगा। क्रय मूल्य होगा 100 रुपये और अंकित मूल्य होगा 130 रुपये। आगे उसने कहा है कि यदि 20% छूट देने के पश्चात, अब इस पर 20% का डिस्काउंट देता है, तो मैं देख लेता हूँ 20% का डिस्काउंट कितना होगा। अब मैं 20% अगर निकालता हूँ तो कितना आएगा 26 रुपये का डिस्काउंट आ जाएगा। कितना आएगा 26 रुपये का डिस्काउंट आया। तो डिस्काउंट आया हमारा कितना 26 का। तो 26 के डिस्काउंट पर उसने बेच दी, तो कितने में बेच दी होगी उसने 104 में बेच दी होगी उसने। 130 में से मैंने 26 माइनस कर दिया, कितना होगा 104 में। 104% में उसने बेच दी। उसने बोला है वस्तु को 780 रुपये में बेचा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ 104 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 780 के बराबर 104 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 780 बटे में 104, ये 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। हमें क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना माना है मैंने 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँगा मैं यहाँ से। 100 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे 100 से गुणा करनी पड़ेगी। जब मैं 13 से काटूंगा 13 अट्ठे 104 होगा, 13 छिंग 78 होगा, कितना आया 60। फिर मैं 4 से काट लूँगा से, 4 दूनी 8 होगा, और ये कितना आएगा 15 आ जाएगा 4 से। फिर मैं 2 से इसे काटूंगा तो कितना आएगा 50 आएगा। अब 50 की मैं 15 में गुणा करूँगा तो 750 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 750 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य। मैं फिर से एक बार फिर बता देता हूँ कि हमने क्रय मूल्य माना है 100 रुपये और उसने 30% बढ़ाकर उसे अंकित कर दिया, तो अंकित मूल्य कितना हुआ 130 रुपये हुआ। अब वो ये बोल रहा है कि 130 पे डिस्काउंट दिया जाता है 20% का, तो 20% का जब मैं डिस्काउंट निकालूंगा तो 26 रुपये का डिस्काउंट आएगा 20% पे। ठीक है ना, 130 रुपये की चीज़ 20% के डिस्काउंट मतलब 26 के डिस्काउंट में बेच दी, तो कितने में बेच दी 104 में। 104% होगा क्योंकि हमने ये प्रतिशत में बोला है, माना ही आप 104 यूनिट मान लो, तो 104 यूनिट में मैंने उसे बेच दिया। अब उसने बोला है 780 रुपये में बेचा जाता है, तो 104 यूनिट की वैल्यू बराबर 780 की होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 780 बटे में 104। अब उसने कहा है कि क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसमें 100 से गुणा कर दी, आंसर आया हमारा 750। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके भीतर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। उसने क्या पूछा है, एक वर्ग दे रखा है और उसके पीछे उसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है और इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। अगर मैं मान लूँ, माना मैं इसकी भुजा मान लेता हूँ, वर्ग की भुजा मैं मान लेता हूँ 2, ठीक है ना। अब मैं वर्ग की भुजा मानूंगा 2, तो वर्ग की भुजा चारों बराबर होती है, तो ये भी 2 होगी, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूँ आधी, ये कितनी होगी, ये 1 होगी, तो वर्ग की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है भुजा का स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वर्ग की भुजा को मैंने 2 माना है, 2 का स्क्वायर होगा, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर को मैंने क्या माना 1 का स्क्वायर होगा ये, ठीक है ना। तो ये 4 हो जाएगा और ये 22/7, और 1 का स्क्वायर करूँगा 1 ही आएगा, तो इससे मैं से काट दूंगा 2 और इससे काटूंगा 11। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 7 दूनी 14 और ये कितना आ जाएगा 11, तो हमारा आंसर होगा 14
अनुपात में 11। यही आपसे पूछा गया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलिएगा आगे चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की 4 समान दूरियां क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20, 30 और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। उनकी औसत गति निकालनी है। जब भी वो समान दूरी दे, मैं आपको एक अच्छे से ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल एकदम सिंपल सी, समान दूरी देगा जब भी वो, ठीक है ना, याद रखना, जब भी वो समान दूरी देगा और हमें क्या देगा, चाल देगा या स्पीड दी होगी, ठीक है ना, और क्या पूछेगा, औसत चाल पूछेगा, औसत चाल। तो सबसे पहले औसत चाल निकालने के लिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें समान दूरी दे और चाल दे, अलग अलग चाल दे और पूछे औसत चाल कितनी होगी, तो कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। 10, 20, 30 और 40 का मैं एलसीएम लूँगा, कितना, 10, 20, 30 और 40 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम बताओ कितना आएगा, 120 एलसीएम आएगा हमारा, कितना आएगा, 120। अब देखो एक स्पीड गया वो 10 की, दूसरी स्पीड है उसकी 20 और तीसरी स्पीड है 30 और चौथी स्पीड है 40। तो कितनी स्पीड, 1, 2, 3, 4 स्पीड दे रखी है, तो 4 से गुणा कर लेना इसमें, ठीक है, 4 से गुणा कर लेना। अब मैं से 10 से भाग करूँगा 120 को तो आएगा 12, 20 से भाग करूँगा तो आएगा कितना, 6, 30 से भाग करूँगा आएगा 4 और 4 से भाग करूँगा आएगा 3, ठीक है ना। आप सोल्व कर लेते हैं इसे, 120 गुणा में 4, 12 और 6 18, 18 और 4 22 और 3 25, कितना आया, 25। मैं 5 से काटूंगा 5 पूरे 25 होगा और ये से काटूंगा तो ये 24 आ जाएगा, ठीक है ना। 24 की गुणा 4 में करूंगा तो 96 आएगा और 96 को 5 से भाग कर दूंगा। जैसे ही मैं 96 को 5 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 19.2 आ जाएगा हमारा, 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी औसत चाल आ गई। कब करना है, जब भी वो समान दूरी देता है और हमें चाल देता है और औसत चाल पूछता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है इसी तरीके से करना है, ये बिल्कुल आसान होगा और इसमें कैलकुलेशन बहुत ही कम हो जाएगी आपकी। और एक दो बार जब करोगे आप तो आपको याद भी रहेगा, प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगी चीज़ें, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, पी ने एक व्यापार 80,000 रुपये के साथ आरंभ किया और कुछ महीने के पश्चात क्यू आ जाता है उसके साथ और 60,000 रुपये लगाता है। तो पी कितने रुपए लगाता है, 80,000 रुपये इन्वेस्ट करता है एक व्यापार में, ठीक है ना, और क्यू आता है कुछ महीने के बाद और 60,000 का इन्वेस्ट करता है। कितना इन्वेस्ट करता है, 60,000 रुपये का इन्वेस्ट करता है। यदि वर्ष के अंत में, क्या पूछा है, वर्ष के अंत में, इसका मतलब ये हुआ पी ने स्टार्ट किया, पी मतलब पूरे साल रहेगा, इन्वेस्ट करेगा पैसा, और मैं मान लेता हूँ क्यों इन्वेस्ट करता है, टी समय के लिए। क्यों कितने समय के लिए इन्वेस्ट करता है, टी समय के लिए 60,000 रुपये लगाता है। और उनका जो अनुपात लास्ट में जो लाभ होता है अनुपात में 2:1 में होता है, ठीक है ना। तो पहले मैं इसका रेशियो निकाल लेता हूँ, 4 जीरो से 4 जीरो काट लो, 6 दूनी 12, तो ये आया 16 और ये होगा टी। उसने लाभ दे रखा है 2 और 1 का लाभ दे रखा है, कितना, 2 और 1 का। जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 की मल्टीप्लाई 16 में करूँगा और टी की मल्टीप्लाई 2 में करूँगा, 2t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आई, 16/2, तो 8 महीने, कितना, 8 महीने पैसे लगा कर रखे, किसने, 8 महीने तक पैसे लगाए, मतलब क्यू ने 8 महीने तक पैसे लगाए। उसने पूछा है आपसे क्यू व्यापार में कितने महीने के पश्चात शामिल होता है। जब 8 महीने तक वो पैसे लगा कर रखेगा और टोटल महीने कितने हैं, 12, तो 12 में से 8 माइनस कर दो, कितना होगा, 4 महीने बाद। तो 4 महीने बाद क्यू शामिल हुआ, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा ये आज के एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ तथा एम एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। एफ और एम कितने दिन में करते हैं, उस काम को 8 दिन में कर लेते हैं। आगे उसने कहा एफ अकेला उस काम को 12 दिन में करता है। एफ कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो आपसे पूछा है एम कितने दिन में करेगा अकेला,
तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है सबसे पहले एलसीएम लिया जाता है। और एलसीएम कैसे लेते हैं, इनमें से बड़ी संख्या देखो कौन सी है, बड़ी संख्या है 12, और 12 में तब तक गुणा करो कि जब तक कि वो छोटी संख्या से भाग ना हो जाए। तो 12 दूनी 24, 24 क्या होता है 8 से भाग होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ एलसीएम हमारा आया 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। अब एफ और एम एक दिन में 3 काम करते हैं और एफ कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो एम कितना काम करेगा, उसने कहा अकेला, टोटल काम कितना 24, एफ और एम 3 काम कर रहे हैं, एफ 2 काम कर रहा है, तो एम कितना कर रहा होगा, 1 काम कर रहा होगा। 1 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 24 दिन आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। दिल्ली पुलिस 5 दिसंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पेपर के साथ, नई एनर्जी के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद सभी का।